सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल और आज की है एक और वीडियो रिवीजन की चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 और अपन इसमें कवर करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 5 ऑनवर्ड। सेक्शन नंबर 4 तक हो चुका था और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस भी कर ली थी। अभी यहां से सेक्शन नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे और सर सेक्शन नंबर 5 किस चीज का है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आ जाओ, पर इसको पहले निपटाएंगे नोट से। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? जैसे हम बोलते हैं कि मेमोरेंडम जो होता है वो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, यानी इट इज द बेस डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बेस डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। इनको भी बेस डॉक्यूमेंट बोलेंगे, इनको भी चार्टर डॉक्यूमेंट बोलेंगे। और इसके अंदर क्या लिखे रहते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। किसके? कंपनी के। सर आर्टिकल कभी भी मेमोरेंडम को सुपरसीड नहीं कर सकता, मतलब कभी भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ बिटवीन आर्टिकल्स और मेमोरेंडम तो हमेशा मेमोरेंडम जीतेगा। आर्टिकल्स कभी मेमोरेंडम को सुपरसीड नहीं कर सकते, उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। इन जनरल अगर आपको आर्टिकल्स को कभी भी ऑल्टर करना है तो फिर आप उसको ऑल्टर कर सकते हो बाय पासिंग एसआर। आपको एसआर पास करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 14 और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? अपने आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट फॉर नॉलेज है, इसमें अभी आपको कोई इतना घुसने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 में सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल में इतनी बात लिखी हुई है कि इसमें आर्टिकल के मॉडल फॉर्मेट्स दिए रहेंगे। मतलब मॉडल फॉर्मेट का मतलब होता है कि लॉ ने जो फॉर्मेट दिया हुआ है कि दिस इज द फॉर्मेट बाय विच यू कैन टेक द रेगुलेशंस। ऐसा क्या होता है? जो टेबल एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, ये क्या टेबल्स हैं? लॉ में ना कुछ टेबल्स दी गई हैं और उनमें कुछ रेगुलेशंस लिखी गई हैं। रेगुलेशंस बोले तो लाइक पैराज लिखे हुए हैं और बोले कि ये इंटरनल रूल्स हो सकता है, ये इंटरनल रूल्स हो सकते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी not having share capital, company which is an unlimited company having share capital, company which is unlimited company but not having a share capital, उनके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, उसका फॉर्मेट गिवन है टेबल नंबर एफ में। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल है तो फॉर्मेट दिया हुआ है टेबल नंबर जी में। अगर सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल नहीं है तो फॉर्मेट दिया टेबल एच में। अनलिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल है तो फॉर्मेट दिया टेबल आई में। और अगर अनलिमिटेड कंपनी है और आपको शेयर कैपिटल नहीं है उसके साथ तो आपका फॉर्मेट दिया टेबल नंबर जे में। ठीक है, तो ये मॉडल फॉर्मेट्स हैं। पेपर में नो वन इज गोइंग टू आस्क, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि मॉडल फॉर्मेट दिए हुए हैं। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे एग्जांपल मैंने उठाने के लिए उठा ली टेबल एफ। ठीक है, टेबल एफ में 91 रेगुलेशंस दी गई हैं। टेबल एफ किसके लिए होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए। तो ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि उससे थोड़ा बेटर क्लैरिटी आएगी, आगे टॉपिक्स में थोड़ा सा अच्छा समझ पाओगे। सर जो भी कंपनी, हमने बोला एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी के पास ना ऑप्शन होता है क्या कि जब वो इनकॉर्पोरेट हो रही है तो वो अपने आर्टिकल्स बना सकती है खुद से और आरओसी के पास रजिस्टर करा सकती है, या फिर उसके पास ये ऑप्शन होता है एज इट इज आप टेबल एफ अडॉप्ट कर लो। यानी आप एज इट इज टेबल एफ जो है ना वो एज इट इज अडॉप्ट कर लो। आपको कुछ भी नहीं करना, अपने आर्टिकल बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप बोलो कि हमारे को एज इट इज टेबल एफ अडॉप्ट करनी है, वही हमारा क्या है? आर्टिकल्स है। बट अगर आप खुद अपने आर्टिकल बनाते हो तो आप अपने आर्टिकल्स भी बना सकते हो। पर जब आप अपने आर्टिकल्स बनाओगे ना तो आप उसके अंदर टेबल एफ वाली सारी रेगुलेशन चाहे विद मॉडिफिकेशन चाहे विदाउट मॉडिफिकेशन डाल सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके भी या बिना चेंज करे भी, सबको चेंज करके या सबको ना चेंज करके या कुछ को चेंज करके कुछ को बिना चेंज करके, वट एवर कॉम्बिनेशन यू वॉन्ट टू यू कैन डू। तो अगर आप अपने आर्टिकल खुद फ्रेम करना चाहते हो कर लीजिए। और अगर आपको उसके अंदर क्या करना है, टेबल एफ की कोई रेगुलेशंस डालनी है तो आप डाल सकते हो विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट कंपनी की, इसको ये ऑप्शन नहीं होता कि आप एज इट इज टेबल एफ अडॉप्ट कर लो। आपको तो हर हाल में अपने आर्टिकल बनाने ही पड़ेंगे। सर क्यों? क्योंकि टेबल एफ जो है वो पब्लिक कंपनी में भी लगती है और प्राइवेट कंपनी में भी लगती है, क्योंकि इट इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी में तो दोनों कंपनी आती है सर, कंपनी में तो पब्लिक कंपनी भी आती है और कंपनी में तो प्राइवेट कंपनी भी आती है। तो टेबल एफ जो है वो तो दोनों कंपनी में लग रही है। तो टेबल एफ के अंदर जो सारी रेगुलेशंस लिखी हैं वो पब्लिक के लिए भी हैं और वो प्राइवेट के लिए भी हैं। अब अगर प्राइवेट कंपनी को ऐसा बोल देते कि तुम एज इट इज टेबल एफ उठा लो और वही तुम्हारा आर्टिकल है, तो प्राइवेट कंपनी के साथ एक लोचा हो जाता। क्योंकि सर सेक्शन 2 क्लॉज 68 जहां प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है वहां ये बोला हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में वो 3 चीजें होनी चाहिए। सर कौन सी 3 चीजें? एक रेस्ट्रिक्शन, एक प्रोहिबिशन और एक लिमिटेशन, वो होना जरूरी होता है। और अगर 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 प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में ये नहीं डाला तो प्राइवेट कंपनी है ही नहीं ना। तो प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल्स में ये 3 चीजें डालनी पड़ेंगी, जबकि टेबल एफ में ये 3 चीजें नहीं लिखी होंगी। क्यों नहीं लिखी होंगी? क्योंकि अगर टेबल एफ में ही लिख देते
तो टेबल एफ तो पब्लिक कंपनी में भी लगती है और प्राइवेट कंपनी में भी लगती है। और अगर कोई पब्लिक कंपनी एज इट इज टेबल एफ अडॉप्ट कर लेती तो उसके ऊपर भी वही तीनों कंडीशंस आ जाती, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन। कुछ समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए वो तीन चीजें, जो ये तीन चीजें है ना, इनको टेबल एफ में नहीं लिखा गया। और प्राइवेट कंपनी को बोला गया कि भाई तुम सुनो, तुम्हारे को एज इट इज टेबल एफ अडॉप्ट करने को नहीं दिया जाएगा, तुमको सीधा सीधा बोला जा रहा है चुपचाप बैठ के अपने आर्टिकल्स को खुद फ्रेम करो। हाँ, जब अपने आर्टिकल फ्रेम कर रहे हो ये तीनों चीजें अपने आर्टिकल्स में डाल लेना। और इसके बाद अगर तुम अब टेबल एफ की सारी रेगुलेशन कॉपी करना चाहते हो कर लो, अगर विद मॉडिफिकेशन विदाउट मॉडिफिकेशन ऐड करना चाहते हो कर लो, वो तुम्हें छूट दे रहे हैं। बट तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सीधा सीधा जाके बोलो कि टेबल एफ ही हमारा क्या है, आर्टिकल है। ये प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं होता। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 7 के अंदर। फिर मैंने बोला सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है सर? सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 बोलता है अगर कोई कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है और अगर उसने अपने आर्टिकल्स खुद बनाए हैं तो आप अपने आर्टिकल्स में ये बात लिखो, क्या लिखो, कि हमारे ऊपर टेबल एफ एप्लीकेबल नहीं होती। इफ यू वांट टू कि वो ना एप्लीकेबल हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो ना एप्लीकेबल हो तो आप क्या करो, आप उसके अंदर लिखो कि हमारे ऊपर टेबल एफ एप्लीकेबल नहीं होती एक्सप्रेसली, हमको टेबल एफ नहीं लगवानी। भाई मैं एक पब्लिक कंपनी हूं, मान लो केके लिमिटेड, और हमारी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स बनाए, उसमें हमने 500 रेगुलेशंस, 500 इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑटोमेटिकली डाल लिए, अपने आप डाल लिए, खुद से डाले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सर मैं चाह रहा हूं वो 91 रेगुलेशंस मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं अपने आर्टिकल्स में एक्सप्रेसली लिखूंगा कि मेरे ऊपर टेबल एफ एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैंने ऐसा एक्सप्रेसली नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो टेबल एफ की जो 91 रेगुलेशंस है वो मेरे ऊपर क्या हो जाएंगी, एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, सो इफ कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स फ्रेम्ड ओन आर्टिकल्स, देन मॉडल फॉर्मेट ऑफ द टेबल एफ विल ऑटोमेटिकली बी एप्लीकेबल ऑन द कंपनी इफ कंपनी डिड नॉट एक्सप्रेसली एक्सक्लूड टेबल एफ। सर मेरे दिमाग में एक डाउट है, ऐसा हो सकता है क्या कि आपने अपने आर्टिकल बनाए, आपने टेबल एफ में से 20 रेगुलेशन उठा के अपने आर्टिकल्स में डाल ली और अब बाकी 70 नहीं डाली, और वो 20 में कुछ मॉडिफाई करके डाली, कुछ बिना मॉडिफिकेशन के एज इट इज कॉपी कर ली, 70 नहीं डाली, 71 नहीं डाली आपने, टोटल 91 रेगुलेशन है ना, 20 मैंने डाल ली, बाकी 71 मैंने नहीं डाली, और अब मैं चाहता हूं कि 71 मेरे ऊपर ना लगे, तो क्या मुझे टेबल एफ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली यस, आपको लिखना पड़ेगा दैट टेबल एफ इज टू बी एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड, तो हमारे ऊपर वो नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है सर, तो 5-6 खत्म, 5-7 खत्म, 5-8 खत्म, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 बिल्कुल शुरू होते ही खत्म। क्या बोलता है, एओए के अंदर कंपनी की क्या होंगी, रेगुलेशंस होंगी, वो लिखी रहेंगी। 5-2 बोलता है एओए शैल कंटेन सच मैटर विच मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, यानी जो रूल्स में कहा जाएगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा, कहां, अपने आर्टिकल्स के अंदर। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज पे, दैट इज सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। आराम से समझना एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या होता है, इसमें बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है। सर एंट्रेंचमेंट क्लॉज किसको बोलते हैं? इन जनरल एओए को ऑल्टर करने के लिए एसआर चाहिए होता है। वैसे तो हमको पता है कि अगर हमको आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है तो वी नीड स्पेशल रेजोल्यूशन, बट अगर आप अपने आर्टिकल्स में कुछ ऐसा लिख देते हो जिससे आर्टिकल को ऑल्टर करना और स्ट्रिंजेंट हो जाता है, तो हम बोलते हैं दैट इज एंट्रेंचमेंट क्लॉज। मतलब मैं और क्लैरिटी से समझाता हूं, आराम से सुनो। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी के 3 बंदे शेयर होल्डर हैं, 4 बंदे शेयर होल्डर हैं, जिसमें से ए, बी और सी तीनों के पास 25-25% शेयर्स हैं। ठीक है, और अदर के पास 25 है, मतलब बाकी सब लोगों के पास मिला के कितने हैं, 25। अब हुआ क्या, ये कंपनी ने जेठालाल को प्रपोज किया, अरे प्रपोज किया कि भैया आप हमारी कंपनी में क्या लगा दो, इन्वेस्टमेंट लगा दो। जेठालाल को लग रहा है यार एक बात बताओ, ए, बी और सी इन तीनों के पास तो 25-25% शेयर्स है, अगर मैंने इस कंपनी में कल को कोई इन्वेस्टमेंट डाल दी और ये तीनों के पास तो क्या है, एसआर पास करने की पावर है, क्योंकि तीनों अगर मिल गए तो ये तीनों मिलकर 75% वोटिंग पावर कर देंगे, और जैसी 75% वोटिंग पावर आ गई वहां पर क्या हो जाएगा, एसआर पास हो जाएगा। तो जेठालाल को ये डर है कि भैया ये तीनों तो मिलकर एसआर पास कर देंगे, और अगर एसआर पास हो गया तो उसके बाद मुझे भुगतना पड़ सकता है। सो कंपनी को बोला गया कि आप एक काम करो, आप आर्टिकल के अंदर ये लिखो, आप आर्टिकल के अंदर ये लिख दो। जेठालाल ने बोला कंपनी को कि आप आर्टिकल के अंदर ये लिखवा दो, क्या लिखवा दो, कि अगर इस आर्टिकल को ऑल्टर किया जाएगा तो एटलीस्ट 98% वोटिंग रिक्वायर्ड है फेवर की। मतलब देखो जनरली तो अगर आपको जनरली आर्टिकल को ऑल्टर करना होता है तो वी नीड एसआर बोले तो 75% कंसेंट चाहिए, ठीक है, मिनिमम 75% कंसेंट चाहिए। बट अगर जेठालाल ये बोल दे कि भैया आप कंपनी को बोलो कि आर्टिकल में आप ऐसा लिखो कि अगर आपको अपने आर्टिकल्स को बदलना है तो वी नीड समथिंग मोर स्ट्रिंजेंट देन द एसआर, मतलब आपने एसआर से कुछ और स्ट्रिंजेंट लिखवा दिया, हम बोलेंगे कि ये जो आपने क्लॉज एंटर कराया ना, ये क्लॉज को क्या बोला जाएगा, एंट्रेंचमेंट क्लॉज। मतलब आपने क्या बोला, एंट्रेंचमेंट क्लॉज एओए में। अब सबसे पहले तो यहीं पर एक शब्द आ जाता है एओए में।
आर्टिकल के अंदर क्या एंट्रेंचमेंट क्लॉज होना सर मैंडेटरी है? नो, इट इज ऑप्शनल। हो सकता है आपके आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट हो सकता है आपके आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट क्लॉज ना हो, इट इज प्योरली ऑप्शनल। एओए मे प्रोवाइड दैट specified provision of the AOA cannot be altered amended simply by passing a OR। AOA के अंदर आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर आपको आर्टिकल्स को अल्टर करना है तो ये AOA से नहीं होगा, ये SR से नहीं होगा, आपको इसके लिए कुछ थोड़ा और स्ट्रिक्ट चाहिए होगा। यानी आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड या अमेंडेड ओनली इफ कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोसीजर विच आर मोर स्ट्रिक्ट और रेस्ट्रिक्टिव देन सिंपली पासिंग द SR। SR पास करने के अलावा कुछ और स्ट्रिक्ट लेकर आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्टिकल में लिख दिया गया, मान लो सपोज करो ऐसे कि हमारी कंपनी के आर्टिकल्स में ना सपोज करो कि 100 रेगुलेशंस है, ठीक है, 100 रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो 100 पैरास डले हुए हैं, ठीक है। अब हमारी कंपनी ने बोला कि 71 से लेके 100 तक वाले जो पैराज है ना, उनको अगर ऑल्टर करना है तो उनको ऑल्टर करने के लिए एसआर से काम नहीं चलेगा, उनको ऑल्टर करने के लिए तुमको 90% वोटिंग चाहिए होगी फेवर में। तो फिर ये जो मैंने क्लॉज डालकर ये स्ट्रिक्टनेस बना दी ना, इस क्लॉज को बोलते हैं एंट्रेंचमेंट क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं? एंट्रेंचमेंट क्लॉज, ठीक है। सर एंट्रेंचमेंट क्लॉज डालना क्या मैंडेटरी है? फिर मैं बोल रहा हूं ऑप्शनल है। हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए कि एक कंपनी ने आर्टिकल्स बनाए बस उसमें एंट्रेंचमेंट क्लॉज नहीं डाला, तो बताओ क्या आर्टिकल्स वैलिड है या इनवैलिड है? तो इससे कंफ्यूज ना होना पेपर में कि आर्टिकल्स इनवैलिड हो गए। अगर आपने एंट्रेंचमेंट नहीं डाला तो कोई बात नहीं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। फिर सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 बोलता है कि आपको एंट्रेंचमेंट डालना कब है, यानी वो एंट्रेंचमेंट क्लॉज कब लिखा जाएगा आर्टिकल्स के अंदर। तो अगर आप कंपनी बना रहे हो और बनाते समय आप सोच रहे हो कि यार मैं एंट्रेंचमेंट क्लॉज डलवा ही लेता हूं, तो फिर उस समय भी आप एंट्रेंचमेंट डाल सकते हो। और अगर आप बाद में अमेंडमेंट कर एओए को ऑल्टर कर अगर आप एंट्रेंचमेंट ऐड करना चाहते हो तो तब भी कर सकते हो, ठीक है सर। और अगर बाद में एंट्रेंचमेंट को इंसर्ट करोगे ना, मतलब बाद में अगर मान लो अमेंड करके एंट्रेंचमेंट क्लॉज डालना चाह रहे हो, तो फिर इन दैट केस प्राइवेट कंपनी के केस में आपको 100% कंसेंट चाहिए होगी मेंबर्स की, और अगर पब्लिक कंपनी का केस है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। यानी ऐसे समझो कंपनी अभी बन रही है, बनते के साथ ही मैं बोल रहा हूं कि अभी अभी जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है, नया नया ताजी ताजी कंपनी बन रही है, अभी एक काम करो, अभी ही आर्टिकल्स के अंदर क्या लिख दो? एंट्रेंचमेंट क्लॉज। तो फिर तो आप उसी समय एंटर कर सकते हो। बट अगर मान लो कंपनी बन चुकी है, अब आज कंपनी को बने हुए 4-5 साल हो चुके हैं, ऑलरेडी कंपनी चल रही है, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं अब एंट्रेंचमेंट क्लॉज डालने की जरूरत है, तो अब भी डाल सकते हो। बट उस केस में अगर प्राइवेट कंपनी का केस होगा तो फिर आपको सारे मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी, और अगर पब्लिक कंपनी का केस होगा तो आप नॉर्मली बस एक एसआर पास करा लो और फिर अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर लो और उसके अंदर क्या लिख लो? एंट्रेंचमेंट क्लॉज लिख लो। फिर सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 बोलता है कि आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। क्यों है आरओसी? आरओसी हेलो, आरओसी अंकल, मैंने क्या करा है? एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाला है। तो वो बोलेगा कि कब बताना है, तो रूल 10 बोलता है कि आपको बताना पड़ेगा एंटरिंग एंट्रेंचमेंट क्लॉज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप फॉर्मेशन के समय बता रहे हो तो आईएनसी 32 करके एक फॉर्म जाएगा जो इनकॉर्पोरेशन का ही फॉर्म होता है, तो उसी में क्या होगा? आप आरओसी को इंटीमेट कर देना कि क्या मैंने एंट्रेंचमेंट डाला है या मैंने एंट्रेंचमेंट नहीं डाला, साथ में एप्लीकेबल फी जो है वो लग जाएगी। और अगर आप बाद में आर्टिकल्स को अमेंड कर क्या करते हो, अगर आप बाद में आर्टिकल्स को अमेंड कर उसके अंदर एंट्रेंचमेंट डालते हो, तो फिर आपने एसआर पास किया होगा तो आप एमजीटी 14 फाइल करोगे विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग एसआर, तो उसी में बता देना कि हमने क्या करा है? एंट्रेंचमेंट ऐड किया है। दिस इज सेक्शन नंबर 5, पूरा खत्म हो गया। इतना बड़ा सेक्शन है, देख लो तुम, ठीक है। तो पहले वाले आर्टिकल्स हमेशा सबऑर्डिनेट रहेंगे, एमओए को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसके अंदर रेगुलेशंस लिखी रहेंगी, इसके अंदर वो मैटर लिखे रहेंगे जो रूल्स में होंगे वो भी लिखने पड़ेंगे, एडिशनल मैटर जो होंगे वो भी आपको प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट 5.3 बोलता है कि आप एंट्रेंचमेंट डाल सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। बार बार बोल रहा हूं ऑप्शनल है, ठीक है। फिर आपको कब ये ऐड करना है? आप फॉर्मेशन के समय भी ऐड कर सकते हो और बाद में भी ऐड कर सकते हो। जब बाद में ऐड करोगे तो आरओसी को क्या कर देना? इन्फॉर्म कर देना। यहां आपको टेबल फॉर्मेट्स दिए हुए हैं 5 और सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 ये बोलता है कि कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी अपने मॉडल आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर सकती है विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। और अगर मैं बात करता हूं 5.8 की, तो 5.8 में ये लिखा हुआ है कि 5.8 में लिखा हुआ है कि नो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 5 शैल बी एप्लीकेबल टू द आर्टिकल रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ प्रोवाइडेड नॉट अमेंडेड अंडर दिस एक्ट। ये लिखा हुआ है सेक्शन 5 सबसेक्शन 9 के अंदर। ये क्या बोलता है कि जो तुम्हारे पुराने आर्टिकल चले आ रहे थे ना, तुम उसी को चलाते रहो। मतलब 1956 वाले एक्ट में तुमने आर्टिकल्स बनाए थे, वो अभी भी चले आ रहे हैं, तो तुमको उस आर्टिकल को बदलने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड अगर तुमने इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दी तो फिर तुमको फिर उसको चेंज करना पड़ेगा इस एक्ट के हिसाब से। अच्छा, और ये वाला 5.8 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये वही वाला है कि अगर तुमने अपने आर्टिकल खुद से फ्रेम कर लिए हैं और उसमें आपने कुछ आर्टिकल्स जो टेबल वाले थे उसमें से कुछ आपने रेगुलेशंस जो है वो उठा के डाल दिए, बट अब आपको लग रहा है नहीं 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 बाकी मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या कर देना? एक्सप्रेसली टेबल एफ को एक्सक्लूड कर देना। अगर आपने एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं करा तो आपके ऊपर टेबल एफ एप्लीकेबल हो जाएगी।
क्लियर। इसके बाद दो डॉक्ट्रिन आती हैं जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत से डॉक्ट्रिन है, ठीक है। इसको भी मैं काम करता हूं, पहले नोट से समझा देता हूं और उसके बाद यहां से पढ़ लेना उसको, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलती है? नोटिस टू पब्लिक एट लार्ज। तुमने जनता जनार्दन को बोल दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलती है कि भैया देखो, जैसी कंपनी रजिस्टर हुई उसका एमओए और एओए जैसी वो रजिस्टर हुआ वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। अब कंपनी ऐसा मान के चलेगी कि अगर कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसने उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया है, मतलब उसने एमओए एओए को पढ़ लिया है। और सिर्फ पढ़ नहीं लिया, रेड एंड अंडरस्टूड, उसने पढ़ भी लिया है और उसने समझ भी लिया है। ऐसा कंपनी डीम कर सकती है, क्योंकि व्हेन वी गॉट रजिस्टर्ड, जब हमने एमओए एओए को रजिस्ट्रेशन करवा दिया, हमने उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बना दिया। अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि तुम अगर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हो ना, तो हम तो भैया यही मानेंगे कि तुम तो एमओए एओए पढ़ के आए हो। अगर तुमने एमओए पढ़ लिया है तो हम ये मान लेंगे कि तुमने उसके बारे में पढ़ भी लिया है और तुमने उसको समझ भी लिया है। अब अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो कंपनी उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम तो यही मानेंगे कि भाई तुमने पढ़ लिया था और तुमने समझ लिया था। मैं एग्जाम्पल बताता हूं। रियल केस हुआ ग्रिफिथ वर्सेस पेजेट का, और उसमें क्या हुआ, एक लेंडर था बैंक और कंपनी ने क्या करा, पैसा बोरो करा। कंपनी ने बोला कि हमको पैसा बोरो करना है, बैंक ने बोला हाँ ठीक है, और कंपनी ने बोला कि जब ये बॉन्ड होगा ना, हम जब बोरो करेंगे तो ना एक बॉन्ड साइन किया जाएगा, और बॉन्ड ना 2 डायरेक्टर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ था कि कंपनी बोरो तो कर सकती है पर बॉन्ड को साइन करवाना पड़ेगा बाय 2 डायरेक्टर्स। हुआ क्या, कंपनी ने पैसा बोरो करा और कंपनी के बॉन्ड पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साइन थे। बाद में क्या हुआ, जब लेंडर पैसे मांगने गया तो कंपनी बोली हम नहीं दे रहे। तो लेंडर ने बोला यार ये तो गलत हो गया, अब मेरे को केस फाइल करना पड़ेगा। तो वहां पर ये डिसाइड हुआ कि भैया कंपनी लायबल नहीं है बिकॉज बॉन्ड ही वॉइड है। अब बैंक ने बोला इसमें मेरी क्या गलती, इसमें आप ही की गलती है, क्योंकि जब कंपनी ने एमओए एओए बाहर पब्लिक डॉक्यूमेंट कर रखा है तो आपने एमओए एओए क्यों नहीं पढ़ा, और अगर आपने एमओए एओए नहीं पढ़ा तो इसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो, इसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी हार्श टुवर्ड्स द लेंडर? भाई साहब कितनी खतरनाक चीज है ये लेंडर के लिए। अब लेंडर ने पैसे दे दिए और वो बोल रहा है हो अब तो कंपनी मेरे पैसे वापस ही नहीं करेगी, और लॉ ने बोल दिया कि भैया कंपनी इज नॉट लायबल। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बट इट वाज वेरी वेरी हार्श। ये तो बिल्कुल ही भयंकर एकदम हार्श डॉक्ट्रिन थी। किसके प्रति? आउटसाइडर्स के प्रति। आउटसाइडर्स बोल रहे यार हमारे साथ तो गलत ही हो गया। तो इसी को एक्सेप्शन बनाने के लिए एक डॉक्ट्रिन आई, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आप ऐसे कह सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है किसकी? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलती है कि अगर देखो कोई भी बंदा बाहर का ना, अगर बाहर का कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी के साथ, कंपनी के साथ, ठीक है, अगर कोई भी बाहर का बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी के साथ तो वो एमओए पढ़ चुका है, वो एओए पढ़ चुका है, उसने वो समझ लिया है। बट वो बोल रहा है मैंने ये सब तो समझ लिया, बट हाउ कैन आई गेट टू नो अबाउट द इंटरनल प्रोसीडिंग्स एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी? कंपनी में इंटरनली क्या चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, वो मैं कभी भी पता लगा भी नहीं सकता। आउटसाइडर ये कैसे पता लगाएगा? तो आउटसाइडर को ये राइट दिया गया कि वो ये प्रिज्यूम कर सकता है कि कंपनी में इंटरनली सब कुछ ठीक चल रहा होगा। ऐसा प्रिजम्पशन कौन कर सकता है? आउटसाइडर। पढ़ो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलती है? आउटसाइडर्स कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी हैव राइट टू प्रिज्यूम, वो ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि डायरेक्टर देमसेल्फ फॉलो ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ एमओए एओए इंटरनली। मतलब तुमने खुद जो कंपनी में एमओए एओए बना रखे हैं भाई, तुम उसको इंटरनली फॉलो तो करते हो ना, तो वो ऐसा प्रिज्यूम करके चलेगा कि तुमने खुद जो एमओए एओए में लिखा हुआ है तुम उसको इंटरनली क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो। और ऐसा हम मान के चलेंगे कि ये हो गया होगा, तुमने खुद तो अच्छा काम किया होगा। Once outsider read and understood the MOA AOA shall not be affected by the irregularities inside the doors of the company। यानी अंदर कंपनी के अंदर जो इरेगुलरिटीज चल रही हैं, इंटरनली जो गड़बड़ी चल रही हैं, उसके लिए आप लेंडर को लायबल नहीं बना सकते। उसके लिए लेंडर बोलेगा इसका मुझे थोड़ी पता था, ये कोई सबको थोड़ी जनता जनार्दन को पब्लिक डॉक्यूमेंट में थोड़ी लिखा हुआ है, तो ये तो मैं मान के चलूंगा कि जो भी तुम इंटरनली कर रहे हो वो सही ही कर रहे होगे। तो इसका भी ये केस हुआ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। और इसमें क्या हुआ, सेम कहानी इसमें भी थी कि जो लेंडर था और एक कंपनी थी, कंपनी को पैसा बोरो करना था, आर्टिकल में लिखा हुआ था कि आप बोरो कर सकते हो बट आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से, यू हैव टू पास अ रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी ने क्या करा, लेंडर से पैसा बोरो करा और बिना शेयर होल्डर अप्रूवल के कर लिया। बाद में फिर वही डिस्प्यूट हुआ, और जब डिस्प्यूट हुआ तो मैटर गया कोर्ट में, और कोर्ट ने बोला कि भैया आउटसाइडर को उसके पैसे मिलेंगे। सर क्यों, लेंडर को पैसे क्यों मिलेंगे? अब भी तो वही सेम केस है कि यहां बिना शेयर होल्डर अप्रूवल के लोन ले लिया गया था। भैया वहां पर बॉन्ड साइन हुआ था, बॉन्ड साइन होने पर 2 बंदों के साइन होने चाहिए थे, एक के साइन थे। जब तुझे बॉन्ड दिख रहा है
और उस पे तू बोल रहा है एक के साइन, तूने एमओए पढ़ा ही नहीं है, तूने एओए पढ़ा ही नहीं है, और कंपनी एक डायरेक्टर का बॉन्ड फाइल करके आपसे पैसे ले गई, तो आप लायबल थे। बट यहां वो बोल रहे हैं सर एक बात बताओ, एमओए में लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर अप्रूवल लो, मतलब एओए में लिखा हुआ है शेयर होल्डर अप्रूवल लो, ये करो वो करो, तो सर जो लेंडर है वो तो यही मान के चलेगा ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या ले ली होगी, अप्रूवल ले ली होगी। यही बोलती है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि आउटसाइडर ये बोल के पल्ला झाड़ सकता है, क्या बोल सकता है कि भैया मैंने एमओए पढ़ा था, मैंने एओए पढ़ा था, हाँ ठीक है मुझे पता आपका शेयर होल्डर अप्रूवल आना चाहिए था, बट इंटरनली तुमने अपनी कोई इरेगुलरिटी नहीं की है, ये तो मैं प्रिज्यूम करके चलूंगा ना, मैं तो ये मान के चलूंगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना काम तो सब कुछ सही सही किया होगा। तो इसलिए यहां पर वो लेंडर जो है उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इन कंपनीज लायबल टू पे। तो हम बोल सकते हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, वो प्रोटेक्शन देती है कंपनी को, बट इट इज वेरी हार्श टुवर्ड्स द आउटसाइडर, आउटसाइडर के प्रति वो बहुत खतरनाक है। बट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा एकदम ऐसे कह लो कि बचा लेती है किसको, आउटसाइडर को, और वो हार्श है टुवर्ड्स द कंपनी। तो यही लिखा हुआ है आपका बुक में भी, अगर आप नजर मारना चाहो तो मार सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वंस कंपनी इज रजिस्टर्ड, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद वो पब्लिक एट लार्ज को नोटिस हो जाता है, और जो भी बंदा कॉन्टैक्ट कर रहा है कंपनी के साथ, उसने ऐसा कंपनी अज्यूम कर लेगी कि उसने रीड और अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्रिटिसाइज किया गया, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज एन अनरियल डॉक्ट्रिन, पीपल नो अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट, सिंस इट डज नॉट टेक नोटिस ऑफ द रियलिटीज ऑफ बिजनेस लाइफ, हेंस कॉज इनकन्वीनियंट फॉर द बिजनेस। और वहीं से जन्म हुआ किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलती है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो बंदे कंपनी के साथ डील कर रहे हैं वो ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स एकदम ठीक चल रही हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से रिलीफ दे देती है किसको, आउटसाइडर को, आउटसाइडर जो है उससे बच जाता है। तो हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करती है बट आउटसाइडर के अगेंस्ट है, और उल्टा बोल लो कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडोर मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करती है और कंपनी के अगेंस्ट है। और हम ऐसे भी बोल देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ना वो डाइल्यूट करती है हार्श इफेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो इतना हार्श इफेक्ट है ना उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता है कौन, इंडोर मैनेजमेंट। बट सर इंडोर मैनेजमेंट की कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कहीं पर तुम्हें इंडोर मैनेजमेंट नहीं बचा पाएगी। कहां, पहला, अगर आउटसाइडर ने कॉन्ट्रैक्ट करा और उसको इरेगुलरिटी के बारे में पता था, एक्सप्रेसली पता था या इंप्लाइडली पता था, अगर तुम्हें एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली पता था कि कंपनी में इरेगुलरिटी चल रही है, फिर तुमने क्यों उसको पैसे दिए, अगर अब तुमने पैसे दिए तो तुमको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं बचा पाएगी। आउटसाइडर जो है उसने एमओए और एओए को देखा ही नहीं, कोई कंसल्टेशन ही नहीं है उनसे, मतलब डिड नॉट कंसल्ट एमओए एओए एट ऑल, उसने देखा ही नहीं, तो भैया तू तो गया, ठाकुर तू तो गयो। ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट इन अ मैनर, अब मान लो कंपनी का कोई ऑफिसर है, वो उस बैंक के पास पहुंच गया कि पैसे दे दो पैसे दे दो, वो उसके ऑर्डिनरी पावर्स में नहीं है वो काम करना, पर कोई ऑफिसर ऑफ द कंपनी अपनी बियॉन्ड पावर जाकर वो काम करने पहुंच गया, और आउटसाइडर ने उसके लिए इंक्वायरी करनी चाहिए थी और उसके लिए कोई इंक्वायरी ही नहीं करी, तो हम बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचा पाएगी। और अगर सर मैं बोलूं कि आउटसाइडर जो है उसने फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर लिया, फॉर्जरी के केस में कभी भी कोई सपोर्ट नहीं होती सर, अगर फॉर्जरी हो गई और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट पे तुमने रिलाई कर लिया है तो लॉ बोलेगा भैया हम भी तेरे को नहीं बचा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, नाउ यू विल सफर, आपको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट पे आपने रिलाई क्यों करा, तुमको कुछ तो चेक कराना चाहिए था कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है नहीं है, ये सही है नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करवाओ, बट आप बोले नहीं, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट कंपनी ने तुम्हें प्रोवाइड करा, तुमने उसी पे क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तुमको दिए गए और तुमने उसी पे विश्वास किया। फॉर्जरी के केस में सीधा सीधा वो बोल देंगे भैया हमारा कोई अब तुम्हें सपोर्ट नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचा पाएगी। और ट्रांजैक्शन अगर इलीगल है या वॉइड एब इनिशियो है तो फिर उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचा सकती। तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसके बाद में आता हूं सेक्शन नंबर 6 पे, ये बड़ा प्यारा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है सर, सेक्शन नंबर 6 बोलता है, सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि अगर एमओए एओए में और एक्ट में लड़ाई हो गई, मतलब अगर एमओए एओए में कुछ और लिखा है और एक्ट में कुछ और लिखा है, तो बताओ कौन जीतेगा, एमओए एओए या फिर एक्ट। एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट, अगर मान लो कंपनीज एक्ट में या एमओए एओए में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो दोनों में हमेशा कौन प्रिवेल करेगा सर, हमेशा एक्ट प्रिवेल करेगा, एमओए एओए प्रिवेल नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, हाँ सर। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इस लाइन का मतलब समझो, अगर इस खुद एक्ट में ही कुछ और कहा गया है तो फिर वो मानेंगे, पर अगर कुछ और नहीं कहा गया तो फिर तो यही रूल लगेगा कि एक्ट ओवरराइड कर जाएगा किसको, एमओए एओए को। मतलब अगर एक्ट में और एमओए एओए में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो कौन जीतेगा, एक्ट। पर इस एक्ट में ही किसी सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है, इस एक्ट में ही किसी सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है क्या,
कि ये एक्ट के किसी सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल में लिखा होगा पहले हम उसे प्रायोरिटी देंगे, अगर आर्टिकल में नहीं लिखा तो हम सेक्शन में जो लिखा है वो लगाएंगे। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो फिर देन इन दैट केस उस वाले केस में पहले आर्टिकल को प्राथमिकता दी जाएगी, पहले आर्टिकल फॉलो होगा। अगर वो नहीं लिखा हुआ, उसमें कुछ आपने मेंशन नहीं करा, तो फिर सेक्शन जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। ओ सर, जैसे जैसे सेक्शन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो वो सिंपल सिंपल ये बोलता है, एक्ट टू ओवरराइड द एमओए एओए as a general rule, section 6 of the Companies Act states that section 6 shall have overriding effect over act shall have overriding effect over, act का overriding effect रहेगा, एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। सर किस पर, किसको ओवरराइड करेगा? एमओए को, एओए को। अगर कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन, यानी ये सब चीजों को एक्ट और इन सब चीजों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो ये सब चीजें पीछे रहेंगी, एक्ट क्या रहेगा? आगे रहेगा। एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा ओवर दीज ऑल 6 आइटम्स। बात समझ में आ गई? इन 6 चीजों पर एक्ट का क्या कर जाएगा? प्रिवेल, एक्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद अपन आते हैं सेक्शन नंबर 7 के ऊपर, और वो क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बहुत 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 बड़ा सेक्शन है, ठीक है, और पर बहुत इजी है, ठीक है, कोई ऐसा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। सर एक बात बताओ, अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो वो क्या करेगा? तो वो कुछ नहीं करेगा। जो एप्लीकेंट्स कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन लगाएंगे आरओसी के पास, एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भेज देंगे, आरओसी उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा, उसके बाद आपकी कंपनी बन जाएगी। अरे सर इतना आसान थोड़ी है। आओ, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो एप्लीकेंट होगा, वो जो प्रमोटर्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, जनरली प्रमोटर्स ही हैं, एप्लीकेंट हैं, वो लोग एप्लीकेशन डालेंगे किसके पास? आरओसी के पास, और एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। एप्लीकेशन जाएगी स्पाइस प्लस फॉर्म में, फॉर्म नंबर होगा आईएनसी 32। और स्पाइस की फुल फॉर्म क्या होगी सर? स्पाइस की फुल फॉर्म होगी सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे? अटैच करने पड़ेंगे। ये तो बहुत ही आसान है सर। कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? पहला, एक तो तुम एमओए अटैच कर देना और एक एओए अटैच कर देना। एमओए अगर ई एमओए करोगे तो आईएनसी 33 में फॉर्म में जाएगा, और अगर ई एओए अटैच करोगे तो आईएनसी 34 में क्या जाएगा? ई एओए जाएगा। और ये जो एमओए है ना, इसको साइन करेंगे कौन? सब्सक्राइबर्स। हर सब्सक्राइबर का आप नाम लिख देना, एड्रेस लिख देना, ऑक्यूपेशन लिख देना, साथ में विटनेस भी क्या करेगा? साइन करेगा। अगर सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो फिर उसका थंब इंप्रेशन लगा देना, पर अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट, क्या कंपनी में से ऐसे हाथ कोई निकलेंगे कि उधर से वो साइन करेंगे? तो बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे कौन साइन करेगा? साइन बाय डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन। और अगर सब्सक्राइबर एलएलपी है तो फिर आप क्या करना? वो पार्टनर, एलएलपी का वो पार्टनर क्या करेगा? साइन करेगा, जिसको ऑथराइज किया गया है बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। अगर सब्सक्राइबर सर कोई फिरंगी है, गोरा है, फिरंगी गोरा बोले तो अगर सर वो फॉरेन नेशनल है रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो देन इन दैट केस हिज साइन शैल बी नोटराइज्ड बाय द नोटरी पब्लिक। तो फिर आप उसको क्या कराओगे? नोटराइज कराओगे, यानी कि नोटरी पब्लिक से उसको नोटराइज कराना पड़ेगा। यानी एक तरीके से वो उस पे जो नोटरी होगा ना, नोटरी ऑफिसर होगा, वो ये बोलेगा कि हाँ हाँ इसने मेरे सामने क्या करे हैं, साइन करे, वो उसको अश्योर करेगा एक तरीके से। सब्सक्राइबर जो है सब्सक्राइबर जो है अगर फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया है तो, और वो इनकॉर्पोरेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए आ रहा है, कहां पर? इंडिया में जो है वो बंदा आ रहा है क्या करने के लिए? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो उसके पास बिजनेस वीजा होना चाहिए। पर अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो बिजनेस वीजा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक रूल में दे रखा है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना। तो मैं बोल रहा था कि जब आप एमओए बनाओगे ना तो उस पे सब्सक्राइबर के क्या करा लेना? साइन करा लेना। अब तुम देख लेना कि सब्सक्राइबर कौन से वाली कैटेगरी में फंस रहा है, उस वाले सब्सक्राइबर के उस वाले हिसाब से क्या करा लेना? साइन करा लेना। जैसे ही सिग्नेचर हुए ये कहानी खत्म हो गई। अब सेकंड पॉइंट बोलता है कि आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इन द फॉर्म आईएनसी 8। जो डिक्लेरेशन होगी, सर ये डिक्लेरेशन कौन देगा? पहले तो सुनो, एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए, जो भी प्रैक्टिस में एडवोकेट इन प्रैक्टिस या फिर सीए इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस या सीएम इन प्रैक्टिस, जो कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज्ड है, एक तो ये लोग देंगे डिक्लेरेशन, एंड साथ में जिनका नाम एओए में लिखा हुआ है एज डायरेक्टर, मैनेजर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का सेक्रेटरी। सर कंपनी सेक्रेटरी यहां भी है, कंपनी सेक्रेटरी यहां भी है। ये सीएस इन प्रैक्टिस है जो कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज्ड है, और ये सीएस जो है ये वो सीएस है जो कंपनी का सीएस है, यानी कि कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है, वो वाला सीएस जो है। तो जिनका नाम एओए में एज अ डायरेक्टर लिखा है, एज अ मैनेजर लिखा है, एज अ सेक्रेटरी लिखा है, इन लोगों की भी द्वारा डिक्लेरेशन दी जाएगी। और डिक्लेरेशन में ये लोग बोलेंगे क्या? क्या ये डिक्लेयर करेंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड एक्ट में और रूल्स में जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने उनको क्या करा है? कंप्लाई करा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं सर? हम
सारी कंप्लाइंसेस पूरी कर रहे हैं, ऐसा डिक्लेरेशन ये दोनों लोग देंगे, यानी ये दोनों पार्टीज देंगी और ये डिक्लेरेशन दी जाएगी आईएनसी 8 के अंदर। फिर उसके बाद एक और डिक्लेरेशन लेंगे। ओ तुम देख रहे हो कितने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो रहे हैं, यानी पहले एमओए लगा, एओए लगा, फिर एमओए में सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब करा, वो साइन करे, फिर उसके बाद एक डिक्लेरेशन आई आईएनसी 8 में, अब डिक्लेरेशन आएगी आईएनसी 9 में। ये कौन देगा? एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। जो ऊपर सब्सक्राइबर पढ़ के आया ना, वो हर सब्सक्राइबर, ईच सब्सक्राइबर, ऐसा नहीं कि सबके बिहाफ पे कोई एक, हर सब्सक्राइबर क्या करेगा? ये डिक्लेरेशन साइन करेगा। एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, ये लोग भी क्या करेंगे? डिक्लेरेशन भेजेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे सर? इसमें लिखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आरओसी को भेजे फॉर इनकॉर्पोरेशन, उसमें सारी चीजें एकदम ठीक है, ट्रू एंड फेयर है, सब कुछ एकदम बेस्ट टू आवर नॉलेज है। हम लोगों में से कोई भी कन्विक्टेड नहीं हुआ। कन्विक्ट का मतलब किसी को भी दोषी करार नहीं किया गया है फॉर एनी ऑफेंस रिलेटेड टू फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कभी भी हमको फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड, कंपनी के मैनेजमेंट में हमने कोई धोखेधड़ी की हो, कुछ ऐसा कुछ गलत किया हो, ऐसा हमें कभी कोई कन्विक्ट नहीं किया गया, हमको गिल्टी नहीं पाया गया और फ्रॉड और मिसफीजेंस और ब्रीच ऑफ एनी ड्यूटी, किसी भी ड्यूटी को ब्रीच करने के लिए कोई हमने फ्रॉड किया हो, इसके लिए कभी भी हमें कोई गिल्टी नहीं पाया गया ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में हम इस चीज के लिए कभी गिल्टी नहीं थे। सर उससे पहले थे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट पिछले 5 साल में तुमको गिल्टी नहीं पाया गया। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस हमने इसके अंदर लिख दिया है। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस हमारे पास अभी से है तो हमने उसका एड्रेस लिख दिया है, ठीक है। एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम, उनका डिन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, उनकी नेशनैलिटी और ये सब कुछ, और उनकी कंसेंट कि वो लोग डायरेक्टर की तरह काम करने के लिए रेडी है इन द फॉर्म DIR 2। और कंपनी ने DIR 2 में जो कंसेंट आई थी डायरेक्टर से, कंपनी ने वो वाली कंसेंट आरओसी को भेज दिया इन द फॉर्म DIR 12। ये सब तुम उस डिक्लेरेशन में लिख दोगे। और ये सब डिक्लेरेशन लिखने के बाद पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी साथ आपको साथ में, फिर डिक्लेरेशन के बाद साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा। सर क्या क्या? पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर टू द एमओए, नेम, पेरेंट्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस और ये सब। अगर कोई सेक्टोरल रेगुलेटर है, मतलब अगर ऐसे कर लो कि हमको कोई, हमारी कोई ऐसी कंपनी है जिसको कोई सेक्टोरल रेगुलेटर भी रेगुलेट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको सेबी रेगुलेट करता है या हमको ट्राई रेगुलेट करता है। ट्राई बोले तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट करता है। या फिर IRDA है सर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। अगर आपको इनमें से किसी का अप्रूवल लेना था तो हमने वो अप्रूवल ले लिया है और हम उसको भी एप्लीकेशन के साथ क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। और निधि कंपनी जो है डिक्लेरेशन फाइल करेगी अंडर सेक्शन 406। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर दिए जाएंगे? अटैच कर दिए जाएंगे। एक बार रिपीट कर लो जरा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सर क्या क्या अटैच करोगे? एमओए अटैच करेंगे, एओए अटैच करेंगे एप्लीकेशन के साथ। ओके, ईएमओए और ईएओए का फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है सर। फिर साथ में क्या करेंगे? हम डिक्लेरेशन अटैच करेंगे इन द फॉर्म INC 8। फिर एक और डिक्लेरेशन जाएगी इन द फॉर्म INC 9। फिर उसके बाद हम एड्रेस बताएंगे किस चीज का? सर हम एड्रेस बताएंगे किसका? रजिस्टर्ड ऑफिस का। हम फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल्स भी बताएंगे। उसके बाद सर हम पर्टिकुलर्स बताएंगे मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स के। और उसके बाद सर अगर सेक्टोरल रेगुलेटर की अप्रूवल चाहिए थी तो वो भी लिख देंगे। और ये भी बता देंगे निधि कंपनी ने जो डिक्लेरेशन दिया अंडर सेक्शन 406। ये सारे डॉक्यूमेंट और वो एप्लीकेशन INC 32 में मिलाकर टोटल भेजी जाएगी किसको? ROC को। आप इसको बुक से पढ़ोगे ना, अब बहुत ईजी लगने वाला है तुमको, ठीक है, बिल्कुल इजी लगने वाला है। ये प्रोसेस बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। एक बार इसको बुक से रीड करके देख लेना, एकदम बच्चा टॉपिक लगे। ये एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट हम फाइल करेंगे किसको? ROC को। ROC अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा और INC 11 में हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। एंड द प्रपोज्ड कंपनी इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड। मुबारक हो, कंपनी बन चुकी है। और अब जब कंपनी बन जाएगी तो ROC क्या करेगा? आपको पता है, ROC आपको एक सिन अलॉट करेगा। सिन बोले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। सर ये 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा और 21 डिजिट्स का बाइफर्केशन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि पहली जो डिजिट होगी, यहां अगर यू लिखा है तो इट मींस अनलिस्टेड कंपनी है, एल लिखा है तो मतलब लिस्टेड कंपनी है। फिर अगली 5 डिजिट जो होती हैं वो एक NIC होगा, मतलब कि आपका इंडस्ट्री कोड होगा कि आप किस चीज के बिजनेस में हो, उसके हिसाब से वो 5 डिजिट का NIC कोड वहां पर लिखेगा। 2 डिजिट का यहां पर क्या रहेगा? आपका स्टेट कोड रहेगा। फिर उसके बाद 4 डिजिट्स आपकी ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होंगी। फिर उसके बाद आपकी टाइप ऑफ ऑनरशिप लिखी रहेगी, मतलब यहां पर अगर लिखा है PLC तो हम बोलेंगे पब्लिक कंपनी है, अगर लिखा है PTC तो हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी है। और लास्ट में 6 डिजिट्स आपकी कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगी, जो एक सीरियल नंबर होगा, कह सकते हो कि कोई यूनिक नंबर है जो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा। ROC के पास जितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है उनमें से ये वाले नंबर से आपकी आइडेंटिटी निकाली जाएगी। मैं एक बार बुक से आता हूं और अपन बुक में देखते हैं एक बार सिन की कहानी। ये सारी चीजें जो है यहां तक आप आ चुके हो ऑलरेडी भाई साहब, देख रहे हो ये 2 पेज ऑलरेडी निपट चुके हैं उस नोट से। फिर आपने बोला सिन नंबर। सर अगर मान लो सिन नंबर है, रिलायंस की हम बात करते हैं तो रिलायंस जो है उसका रिलायंस का सिन नंबर ये दिया हुआ है, तो हमने बोला पहला लेटर है L, L मतलब कंपनी लिस्टेड है।
फिर ये जो 17,110 है, दिस इज द एनआईसी कोड, ठीक है सर। फिर उसके बाद मैंने बोला एमएच, एमएच बोले तो सिटी स्टेट ऑफ कि वो कहां बनी कंपनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, महाराष्ट्र। 1973 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद पीएलसी लिखा है, पीएलसी बोले तो फॉर द पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होगा, पीटीसी। अगर सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हुई तो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हुई तो एनपीएल भी होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के लिए, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के लिए फिर वहां पे जीओआई भी आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा रहेगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, कंपनी जो है मेंटेन करेगी एंड प्रिजर्व करेगी सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जो आपने फाइल करे थे, किसके पास, आरओसी के पास, फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल द डिसोल्यूशन। जब तक डिसोल्यूशन नहीं हो जाता आप ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करोगे, अपने पास मेंटेन करके रखोगे। सर इफ एनी पर्सन फर्निशेज एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर तुमने फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करके कंपनी का क्या ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो तुम लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड में। और सर इफ इट इज प्रूव्ड एट एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब अगर समझो कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये पता चला कि तुमने भाई साहब फ्रॉड करा है, तो तू तो गयो। यानी कि इफ एनी पर्सन, अगर उसने आरओसी से फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन ले लिया और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये पता चल गया कि तुम गलत इनकॉर्पोरेशन करा रहे हो, तो तुम लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 447। पर सर मान लो कि उस समय तो आरओसी से भी गलती हो गई और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पता चला, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पता चला कि हमने गलत इंफॉर्मेशन देकर क्या ले लिया था, इनकॉर्पोरेशन ले लिया था, तो फिर उस केस में पता क्या होगा, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं और जो प्रमोटर्स हैं, दे विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। पावर ऑफ एनसीएलटी टू गिव वेरियस ऑर्डर टू कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। और एनसीएलटी क्या कर सकता है, आपको कुछ ऑर्डर पास कर सकता है, क्या वो बोलेगा कि भैया सुनो सुनो आराम से सुनो, अब कंपनी का रेगुलेशन हम देखेंगे, हमारे हाथ में होगा कंपनी कैसे रेगुलेट होगी। एमओए एओए में अगर कोई चेंजेस भी करने हैं तो वो भी उसके लिए भी ऑर्डर कर देगा। मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होने का ऑर्डर पास किया जा सकता है, कंपनी को सीधा स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है, कंपनी का नाम ही उड़ा दो फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी से, सीधा स्ट्राइक ऑफ कर दो, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दो। और कंपनी जब स्ट्राइक ऑफ होगी तो कंपनी का अस्तित्व भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर यह तब किया जाता है जनरली जब कंपनीज में ज्यादातर कोई बिजनेस ना हो। पर अगर कंपनी में बिजनेस है तो फिर एनसीएलटी किसका ऑर्डर पास कर सकता है, वाइंडिंग अप का, और कोई भी और अदर ऑर्डर जो एनसीएलटी चाहे वो पास कर सकता है। फिर हम बात करते हैं सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे जिस डेट को मेंशन कर दिया जाएगा आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, यानी जो डेट मेंशन होगी ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, फ्रॉम दिस डेट सब्सक्राइबर विल बिकम द मेंबर, कंपनी विल बिकम द बॉडी कॉर्पोरेट। और अब कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट बन चुकी है, अब वो अपने नाम में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, परपीचुअल सक्सेशन रहेगी उसकी, मतलब कि कंपनी अब परपीचुटी में आ जाएगी, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। और सर अब कंपनी अपने नाम में कॉन्टैक्ट कर सकती है, कंपनी केस भी कर सकती है और कंपनी के नाम में केस हो भी सकता है। सेक्शन नंबर 10 बोलता है कि जब एमओए और एओए रजिस्टर हो जाएंगे तो वो बाइंडिंग हो जाएंगे ऑन द कंपनी एंड मेंबर्स, और उसके प्रोविजंस जो होंगे वो एमओए और एओए के प्रोविजन बाइंड कर देंगे कंपनी को और मेंबर को। बट मनी पेबल बाय द मेंबर टू द कंपनी अंडर एमओए एओए शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम सच मेंबर टू द कंपनी। यानी जो पैसा मेंबर ने कंपनी को देना है ना, जो शेयर वाला पैसा था, वो एक तरीके से वो डेट की फॉर्म ले लेगा, मतलब एक तरीके से कि ऐसा माना जाएगा कि शेयर होल्डर ने कोई डेट देना है किसका, कंपनी का, ऐसा उसको माना जाएगा। सेक्शन 10 बोलता है जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, अब बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस या बिफोर एक्सरसाइजिंग एनी बोरोविंग पावर, अगर आपको कोई बोरोविंग्स करनी है या आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ये करने से पहले इंश्योर कर लेना कि तुमने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करा लिया एज पर सेक्शन नंबर 12, और तुमने आरओसी को एक डिक्लेरेशन फाइल कर दी है कितने दिन के अंदर, इन कॉर्पोरेशन से 180 दिन के अंदर, इन द फॉर्म INC 20A। क्या कि सब्सक्राइबर जो थे ना, सब्सक्राइबर जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया था कि हाँ हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, वी आर अग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस मेमोरेंडम, वी आर सब्सक्राइबिंग टू दिस मेमोरेंडम एंड वी आर रेडी टू टेक दिस मच ऑफ शेयर्स। उन्होंने सब्सक्राइब किया था कि हम इतने इतने शेयर लेने के लिए रेडी हैं, तो वो डिक्लेरेशन दो कि वो सब्सक्राइबर ने उतने शेयर क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं, और उन्होंने उसके पैसे दे दिए हैं। ये आपको डिक्लेरेशन INC 20A में देनी होती है और आरओसी को देनी होगी विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। अगर ये दोनों काम हो गए हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कमेंस कर सकते हो, अदरवाइज आप बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 7। इज इट क्लियर? हाँ सर। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 8 पर। अगर सर हमको कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की कंपनी बनानी है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की कंपनी बोले तो सर हमको कोई ऐसी कंपनी बनानी है जिसका उद्देश्य जो है वो चैरिटेबल पर्पस का है, तो अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिजायर्स टू इनकॉर्पोरेट अ सेक्शन 8 कंपनी, तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, कैन ओनली बी अ लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आप नहीं बना सकते। यहां पर आपको नाम में पीवीटी एलटीडी या एलटीडी लिखना
नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं चलेगा, आपको कोई आफत नहीं आने वाली। कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई कर सकती है, बट सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए, अपने ऑब्जेक्ट में लगाने के लिए। इस कंपनी को प्रॉफिट तो होगा, पर यह प्रॉफिट किस पर्पस के लिए यूज करेगी, अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए करेगी। इसको डिविडेंड बांटने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। इस पर प्रश्न आ सकता है दैट इट इज प्रोहिबिटेड फॉर दिस कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू इट्स मेंबर। आप मेंबर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और सेक्शन 8 कंपनी को काफी सारे क्या मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे। सर क्या सेक्शन 8 कंपनी के लिए, क्या सेक्शन 8 कंपनी के लिए फर्म भी मेंबर बन सकती है? हाँ, फर्म भी क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है। इंडिविजुअल बंदे तो मेंबर बन ही सकते हैं, बट फॉर ओनली सेक्शन 8 कंपनी अ फर्म कैन आल्सो बी अ मेंबर। क्या स्टेप्स रहेंगे सर इसको इनकॉर्पोरेट करने के? वही सेम, पहले आप एप्लीकेशन लगाओगे किसको, आरओसी को, इन द फॉर्म INC 32 स्पाइस प्लस में। सर्टेन डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे। अगर आप MOA लगाओगे तो वो जाएगा INC 13 में। सर आपने तो ऊपर 33 34 पढ़ाया था, अभी तो वो नॉर्मल कंपनी थी ना, ये नॉर्मल कंपनी कोई है, ये चैरिटेबल है, तो इसके लिए फॉर्म अलग है। इसका फॉर्म INC 13 है और इसका INC 31 है। साथ में आपको एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी जिसमें आप एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर बताओगे कि अगले 3 साल में हमारा क्या एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। साथ में डिक्लेरेशन देंगे कौन, एडवोकेट CS साहब इन प्रैक्टिस। क्या ये डिक्लेरेशन देंगे कि हमने MOA AOA कंप्लाई करता है विद ऑल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 8, मतलब सेक्शन 8 में जो चीज बातें लिखी गई हैं वो सब MOA AOA कंप्लाई उसको करता है, और हमने एक्ट की सारी रेगुलेशंस, मतलब एक्ट के सारे जो प्रोविजन है उसको क्या करा है, कंप्लाई करा है। ये डिक्लेरेशन देंगे ये दो लोग, कौन, एडवोकेट CS एंड साथ में कौन, पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन। ये लोग डिक्लेरेशन देंगे INC 14 में और ये पर्सन डिक्लेरेशन देगा INC 15 में। बट सर अगर मान लो कि कल को चलकर अगर ये सेक्शन 8 कंपनी अपने AOA MOA को अल्टर कराना चाहती है तो करा सकती है, हाँ करा सकती है, पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको दी हुई है, ROC को। सेक्शन 8 कंपनी को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू सम अदर कंपनी तो क्या आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। पहले SR पास कर लो एट द जनरल मीटिंग, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और अप्रूवल ले लेना किसकी, CG की। और यहां ये वाले काम के लिए जो CG ने अपनी पावर दे रखी है वो ROC को नहीं दे रखी, वो किसको दे रखी है, RD को। और CG को अगर ऐसा लगता है क्या कि कोई कंपनी है जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में काम कर रही है और CG चाहता है कि इसको सेक्शन 8 का हम खुद से लाइसेंस दे दें, तो उसको खुद से भी क्या दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है। सर एक बार अगर लाइसेंस दे दिया तो क्या लाइसेंस वापस भी लिया जा सकता है क्या? हाँ, अगर सेक्शन 8 कंपनी ने हरकतें कर दी। सर क्या हरकतें कर दी? अगर उसने इस एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन कर दिया या फिर उसने कंडीशंस को कॉन्ट्रावीन कर दिया जिन कंडीशन के बेसिस पर तुम्हें लाइसेंस दिया गया था। पता है क्या होता है, जब CG तुम्हें चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का लाइसेंस देता है ना तो वो कुछ कंडीशन लगा देगा कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। अब तुम्हें वो कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। अगर तुमने वो कंडीशन ही वॉयलेट कर दी तो आपका जो लाइसेंस है वो रिवोक कर लिया जाएगा। अगर कंपनी के अफेयर्स जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में कंडक्ट होने लग गए थे, तुमने मतलब एक तरीके से तुमने किसकी आड़ ले ली, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की, और उसके अंदर अंदर तुम फ्रॉडुलेंट काम करे जा रहे हो, तो लॉ ने बोला ना 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 मुन्ना, ना ना ना, इतना अच्छे नहीं है हम। अगर तुमने हरकतें करी और तुम पकड़े गए तो हम तुम्हारा लाइसेंस ही क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहां पर RD को पावर डेलीगेटेड है, पहले आपको क्या देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी तुम्हारे लाइसेंस छीनने से पहले तुमको बोला जाएगा चल ठीक है यार बता, अपनी सफाई में तेरे को जो बोलना है बता दे। तो आपका लाइसेंस रिवोक करने से पहले आपको क्या दे दी जाएगी कि जो तुमको बोलना है वो बोलो, और उसके बाद डायरेक्ट कर दिया जाएगा कंपनी को कि आप अपना स्टेटस कन्वर्ट करो, नाउ यू आर नो मोर अ सेक्शन 8 कंपनी। अब आप एक नॉर्मल कंपनी बन गए हो और अपने नाम में PVT LTD या LTD लगाओ, अगर पब्लिक हो तो LTD लगाओ, अगर प्राइवेट हो तो PVT LTD लगाओ, और ROC को बोला जाएगा कि भैया अब इनका नाम ऐसे अकॉर्डिंगली क्या कर लो, रजिस्टर कर लो। जब आपका लाइसेंस रिवोक किया जाएगा तो सर लाइसेंस रिवोक किया कब जा रहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना ठीक है, लाइसेंस तो रिवोक हो गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना ठीक है, तो वो आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर सकता है, या फिर आपको किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमलगमेट का ऑर्डर पास कर सकता है। मतलब वो बोलेगा कि भाई तेरा लाइसेंस तो रिवोक हो गया ना, अब हमको लग रहा है या तो तू वाइंड अप ही हो जा, और वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा, या फिर बोल देगा कि आप अमलगमेट हो जाओ विद सम अदर कंपनी जिसके सिमिलर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर वाइंडिंग अप पर मान लो अब वाइंडिंग अप हुआ तो एसेट्स बिकी, और एसेट्स बेचने के बाद पैसे आए, पैसे आने के बाद लायबिलिटीज पे हो गई, वो सब कुछ हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्लियर कर लिए, सब हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, उस एक्स्ट्रा पैसे का क्या होगा, एसेट बच जाती है, आपके पास पैसे बच जाते हैं तो क्या होगा, अगर एसेट बच जाती है तो आप किसी और सेक्शन 8 कंपनी को दे दो जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट है, उसको एसेट दे दो।
पर एक बात बताओ, आप किसी ऐसी कंपनी को तो दे पाओगे ना अपनी एसेट जिसके आपके जैसे ऑब्जेक्ट है। मान लो आपका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट था कोई हॉस्पिटल्स वगैरह का, आपके पास आईसीयू में कोई मशीनें पड़ी थी, अब आपने वाइंडिंग अप कर दिया, वो मशीनें बची हुई हैं। अब कोई बंदा कोई एजुकेशन प्रोवाइड करता है या फिर कोई और, वो कोई और चैरिटेबल काम कर रहा है, अब वो आईसीयू की मशीन का क्या करेगा? तो आप ऐसे सेक्शन 8 कंपनी को देना जिसके आपके जैसे क्या हो, सिमिलर ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, और अगर एसेट बच गई है तो आप उसे बेच दो और जो पैसा आए उसको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में डाल देना। और अगर आपने इस सेक्शन में कोई भी नॉन कंप्लायंस करा तो कंपनी के ऊपर फाइन आएगा, मिनिमम कितने रुपए का, 10 लाख का, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी उसी में लपेटे जाएंगे, साथ साथ उनके ऊपर भी फाइन आएगा, मिनिमम 25,000 का, मैक्सिमम 25 लाख का। और अगर ये प्रूव हो गया कि फ्रॉडलेंट तरीके से तुम्हारी हरकतें चल रही थी, ये प्रूव हो गया कि फ्रॉड हो रहा था, फिर तो भैया ऑफिसर इन डिफॉल्ट गया अंडर सेक्शन 447, उस पर फ्रॉड का सेक्शन भी लग जाएगा। और सेक्शन 8 कंपनी, हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी वाले के साथ ही अमलगमेट हो सकती है, किसी और के साथ अमलगमेट नहीं हो सकती। ये पूरा इतना बड़ा सेक्शन नंबर 8, दो बड़े बड़े सेक्शन निपट गए अपने, कौन से सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8। अगर आप बुक से देखोगे, दिस इज सेक्शन नंबर 8। ये है वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट जिनके लिए आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। प्रोसीजर में ये सारी कहानी मैंने तुमको साथ बता दी, ठीक है। जब सीजी क्या करेगा, रिवोक करेगा लाइसेंस को तो आरओसी को बोल देगा भैया अकॉर्डिंगली अब इस कंपनी को कन्वर्ट कर दो, और लाइसेंस रिवोक करने से पहले वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देगा। जब लाइसेंस रिवोक किया जाएगा और सीजी को लगता है कि भैया ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो सीजी आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप करा सकता है या फिर अमलगमेट करा सकता है दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, इसका अमलगमेशन दूसरी सेक्शन 8 वाली जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होगी उसी के साथ अमलगमेशन होगा, और पनिशमेंट दे रखी है यहां पर। इज इट क्लियर? सेक्शन 9 ऑलरेडी मैंने तुम्हें करा दिया, 10 और 10 ऑलरेडी मैंने तुम्हें करा दिया। फिर इसके बाद अपन आते हैं सेक्शन नंबर 12, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, और उसके आगे स्टार्ट हो जाएगा ऑल्टरेशन वाला पार्ट। तो एक काम करते हैं, फटाफट से सेक्शन नंबर 12 निपटाते हैं और ऑल्टरेशन वाले पार्ट को निपटाएंगे इससे अगले वाले वीडियो के अंदर। पहले एक बार सेक्शन नंबर 12 वाला जो पार्ट है वो अपन निपटा लेते हैं। सर सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 ये बोलता है, सेक्शन 12 ये बोलता है, मैं तुमको एक चीज बताऊं, जो सेक्शन नंबर 12 वाला पार्ट है ना, ये तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का पार्ट है। इसके बाद सेक्शन नंबर 13, 14 ये सब ऑल्टरेशन के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 16 में भी कुछ ऑल्टरेशन की बात की गई है। तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच लाइक कि 13, 14, 15, मैंने पहले भी बोला था 13, 14, 15, 16 ऐसे मैं चलाऊं, ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं चलाने वाला। तो मैं साथ साथ मिला जुलाकर पढ़ाऊंगा जहां पर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी क्लियर, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैनर। उसके बाद तुम उसको नोट से पढ़ लेना अपने सेक्शन वाइज, तो तुमको वो इजी ही लगेगा, ठीक है। बट जिस चीज के साथ जहां समझाना है मैं उसको उसके साथ समझाऊंगा, और उससे क्लैरिटी इतनी ह्यूज एक्सटेंट पे बढ़ जाएगी ना, मैं बता रहा हूं तुमको, सच्ची में मैं तुमको बोल रहा हूं कि उसको उस चीज के साथ जोड़ कर ही पढ़ना, तुमको एकदम क्लियर रहेगी पिक्चर। पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो कभी सेक्शन में फंसोगे नहीं, और उसको बहुत इजीली आंसर कर पाओगे दैट किस टॉपिक पे आंसर पूछा हुआ है। लाइक जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो जैसे मैं बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस है, अब तुम्हें रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, ठीक है। सपोज यू हैव टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस, और अगर हमें रजिस्टर्ड ऑफिस को सर चेंज करना है तो उसके लिए अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बातें दी गई हैं। अलग अलग सेक्शंस में क्या अलग अलग बातें दी गई हैं? फाइल ही अनलोड हो गई भाई साहब। बस बेटा बस बस। अपने आप चलो शुक्र है खुल गया, शुक्र है भैया शुक्र है। यहां पर ना मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि पता है क्या, आई वॉन्ट टू से यू दैट, जैसे 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 मान लो हम ऑल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऑल्ट्रेशन में ना ये चार्ट देखो भाई साहब, भयंकर एकदम खतरनाक। अब जैसे मान लो आप रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो, तो सेम सिटी टाउन विलेज में कर रहे हो तो केस अलग है, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में कर रहे हो तो अलग है, फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कर रहे हो तो अलग है। अब क्या ये नहीं, सारी कहानी अलग अलग सेक्शंस में लिखी हुई है, बट जब हम इनको साथ में पढ़ेंगे ना एक साथ, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और तुमको एक्चुअल में क्लैरिटी मिलेगी। अब जैसे चेंज ऑफ नेम है, तो चेंज ऑफ नेम का कहां कहां क्या कहानी दी गई है, नेम क्लॉज को कैसे ऑल्टर किया जाएगा, सेक्शन 16 साथ में अटैच करके पढ़ो उसके, तो वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं क्या 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 क्या, हम पढ़ लेते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, ठीक है। एक बार आ जाओ जरा रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सर रजिस्टर्ड ऑफिस बोलता है रजिस्टर्ड ऑफिस बोलता है सेक्शन नंबर 12, वंस अ कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। देखो थोड़ा सा पहले बता देता हूं,
जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे हो, या तो आपके पास तभी रजिस्टर्ड ऑफिस है, बहुत अच्छी बात है, उसको लिख देना। पर अगर आपके पास तब रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाना चाहिए। यानी अगर उस समय नहीं भी है ना, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोई बात नहीं, बट इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करा लेना, रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करा लेना, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनवा लेना। वंस द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, once the company gets incorporated, it is required to maintain a registered office. This is a physical office where the corporation will receive the service of the legal document. आपको जहां पर डॉक्यूमेंट मिलेंगे, कंपनी शैल within 30 days of its incorporation and at all time thereafter, कंपनी इंकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना लेगी और हमेशा उसको क्या करेगी, रखेगी। एंड हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे। कंपनी शेल फर्निश वेरिफिकेशन, आपको वेरिफिकेशन फर्निश करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। कुछ याद आ रहा है, ये पढ़ा था, हाँ सेक्शन 10A में पढ़ा था कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, अब तुमको बिजनेस कमेंस करना है, तो बिजनेस कमेंस करने से पहले यह अश्योर कर लेना कि वो डिक्लेरेशन फाइल हो गई है अंडर सेक्शन INC 20A, जो सब्सक्राइबर ने पैसे देने से दे दिए, और 12(2) की वेरिफिकेशन हो गई है रजिस्टर्ड ऑफिस की। हर कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी को मैंडेटरी होगा, एवरी कंपनी शैल पेंट और एफिक्स इट्स नेम एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफिस ऑफ in which its business is carried on in a conspicuous position in legible letters, and if the characters used are not those of local language of that locality, then also in the local language. Simply क्या बोलना चाह रहे हैं, हर ऑफिस के बाहर, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर और हर ऑफिस के बाहर, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर और हर ऑफिस के बाहर क्या करना, अपना नाम और एड्रेस क्या करके रखना, एफिक्स करके रखना, और बिल्कुल कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन में कि वो नजर आना चाहिए, लेजिबल लेटर्स में होना चाहिए कि उसको पढ़ा जा सके, और अगर कैरेक्टर्स लोकल लैंग्वेज में नहीं है तो लोकल लैंग्वेज की लोकेलिटी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी लिख देना। साथ ही में अगर आपके पास कॉमन सील है तो उस कॉमन सील पे अपना नाम एनग्रेव करा लेना, और साथ ही में गेट इट्स नेम एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड सिन, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी अगर है साथ में तो ये भी, वेबसाइट एड्रेस भी, तो ये सब आप अपने बिजनेस लेटर, बिल हेड, लेटर पेपर, इन सब के ऊपर क्या होने चाहिए, प्रिंटेड होने चाहिए। और आपका नाम जो है वो हर हुंडी, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और इन सब पे भी क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। इन केस द नेम ऑफ द कंपनी हैज बीन चेंज इन द लास्ट 2 years, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुमने पिछले 2 साल में कभी भी कंपनी अपने पिछले 2 साल में तुमने क्या करा है, अपना नाम चेंज कराया है, तो फिर आपको अभी अपना करंट वाला नाम और पुराने वाला नाम भी लिखना पड़ेगा। कम से कम ऐसा तुम्हें 2 साल तक तो करना पड़ेगा। यानी 2 साल तक तुम अभी अपना करंट नाम लिखोगे और नीचे ब्रैकेट में लिखोगे फॉर्मरली नोन एज दिस कंपनी, और आप ऐसा रियल लाइफ में देखोगे भी, किसी कंपनी का नाम लिखोगे और नीचे क्या लिखा होगा ब्रैकेट में, फॉर्मरली नोन एज, पहले कंपनी को ये कहा जाता था। ये काम तुम्हें 2 साल तक तो करना पड़ेगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो ये सारा जो चेंज वाली कहानी है इसको मैं चेंज के साथ ही निपटाऊंगा, इसको आपको यहां पर नहीं पढ़ना, बट साथ में लास्ट में एक पेनल्टी बस देख लेना। यहां तक मेरे पर विश्वास करके यहां तक रोक देना, क्योंकि मैं इसको चेंज वाले पार्ट के साथ ही निपटा दूंगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? हाँ सर, ठीक है, चेंज वाले पार्ट के साथ ही मैं इसको निपटा लूंगा। बस यहां देख लेना, ये पेनल्टी साथ में देख लेना। क्या सर, अगर मान लो कोई भी डिफॉल्ट होता है इस सेक्शन के अंतर्गत, तो फिर क्या होगा सर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड कंपनी दोनों को फटका लगेगा, कंपनी को भी अलग और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी अलग। कितना, 1000 रुपए की डेली के थप्पड़ पड़ेंगे, डेली की पेनल्टी पड़ेगी, और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हो सकती है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इज इट क्लियर टू यू? तो यहां अपना ही निपट जाता है। इसके बाद एक क्लास बस इस पे और लगेगी, उसके बाद हम उसमें ऑल्टरेशन वाला टॉपिक और छोटे छोटे कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं वो भी निपटाकर इसको चैप्टर नंबर 2 को भी क्या करेंगे, पैक, और फिर वी विल मूव टू अनदर नोना नया प्यारा चैप्टर। फिर उसके बाद एक और चैप्टर रिवाइज करेंगे, और इसी प्रकार से अपन बहुत सारे टॉपिक अच्छे तरीके से क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।